फोकस कर रही हैं और ये कितना जरूरी है महिलाओं को सशक्त करना। तो पहला सवाल रेणु भाटिया जी मेरा आपसे ही है, महिला सशक्तिकरण को आप कैसे देखती हैं? और सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में महिला कितनी सशक्त हुई है और इसकी परिभाषा को आप क्या समझती हैं महिला सशक्तिकरण की जब भी हम बात करते हैं? देखिए, जब नाम आता है कि महिला तो मुझे लगता है कि महिला नाम ही अपने आप में एक शक्ति है। और जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की तो मुझे लगता है कि जब महिला खुद पर कॉन्फिडेंस करने लगेगी, जब महिला अपने ऊपर विश्वास करने लगेगी, ये एहसास कर लेगी कि मैं किसी से कम नहीं, तो वो महिला अपने आप सशक्त होगी। अक्सर ये कहा जाता है कि हम इनको कोटा, हम इनको आगे बढ़ाना, हम इनको आत्मनिर्भर करना, लेकिन कई बार हम कई मौके देते हैं। जो महिला स्वयं को आत्मनिर्भर नहीं करना चाहेगी, स्वयं को मजबूत नहीं करना चाहेगी, उसको आप कैसे पुश करेंगे? इसलिए खुद में कॉन्फिडेंस होना अपने आप में एक सशक्तिकरण है। खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और वही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है, क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस खुद में नहीं होगा तो शायद आप सशक्त नहीं हो पाएंगे। जी रेणु जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप मैदान में उतरती हैं किस विषम परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, अक्सर जब महिलाएं फील्ड में जाती हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको उनको फेस करना होता है। और जब आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले लें कि किसी भी तरह की परिस्थिति आए मैं उसको जीत कर आऊंगी, तो मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके लिए मैं अपना स्वयं का एक उदाहरण हर जगह देती हूँ और देना भी चाहूंगी, ताकि मुझको सुनने वाली वो महिलाएं, वो बेटियां जो अपने आप को वीक फील करती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो। बहुत छोटी आयु में मैंने अपने माता पिता को खोया था, शायद मैं 3rd क्लास में थी। तब से लेकर अब तक बड़े होना, और हाल ही में मेरे घर में खुद हादसा हुआ, मैंने अपने पति को खोया। तो अगर मैं इन दोनों हादसों को देखूं तो मुझसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां किसी और महिला की नहीं हो सकती। लेकिन अगर जमाने में जीना है, खुद को जीतना है, महिलाओं को एक सशक्त प्लेटफॉर्म देना है, तो आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना होगा। आप किसी को कहते रहे ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, और स्वयं आप कुछ कर ना पाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी बात को उतना सीरियसली लेगा। तो खुद करके दिखाइए और फिर दूसरे को एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे साथ राज नेहरू जी भी हैं। राज नेहरू जी, अगर हम स्किल की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं और फिर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर स्किल प्लस एजुकेशन के थ्रू अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आप इसे कैसे समझाएंगे और कैसे देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जहाँ तक एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात आती है, सशक्तिकरण में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दो लोगों का संबंध है। एक जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को एम्पावर करना है, और दूसरा उसे जो एम्पावर करता है। तो एम्पावरमेंट में केवल एक व्यक्ति का रोल नहीं है, उसमें परिवार का मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल रहता है, समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, सिस्टम, इकोसिस्टम जो जिसको हम बोलते हैं, उस इकोसिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहता है। परंतु इसी के साथ साथ उस व्यक्ति का भी रोल बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए परिवार एज अ बेसिक यूनिट, वहाँ किस प्रकार के संस्कार हैं और उन संस्कारों में हम किस प्रकार का दृष्टिकोण बच्चों के अंदर निर्मित करते हैं, वो तय करता है कि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं, जो कल एक अच्छी लड़की, एक महिला बन के समाज के सामने प्रस्तुत होती है, वो कितनी एम्पावर्ड फील करती है। उसी के साथ साथ उसके अंदर भी जब हम इस प्रकार की कॉन्फिडेंस बचपन से ही बिल्ड करते हैं, तो वो एम्पावरमेंट मांगती नहीं है, वो अपनी एम्पावरमेंट खुद अपने में क्रिएट करती है। दूसरा मेरा जो इस विषय के ऊपर कहना है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि महिलाएं कितना आगे समाज के अंदर हैं, और वो एम्पावरमेंट का एक प्रतीक है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं हरियाणा की ओर देखता हूं और बाकी प्रदेशों की ओर देखता हूं। हरियाणा पिछले 10 वर्षों में अगर आप एशर रिपोर्ट उठा के देखें, जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन में, वो भारत में सबसे अच्छे और सबसे बेटर राज्यों के अंदर गिनती की जाती है। आज अगर हायर एजुकेशन में आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि महिला सशक्तिकरण की क्षेत्र में हरियाणा बाकी राज्यों से क्या अलग, क्या डिफरेंट कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, आज अगर महिलाओं के जनरल एनरोलमेंट रेशो को देखें, भारत में इंडेक्सेस होते हैं, एजुकेशन में एक इंडेक्स है जनरल एनरोलमेंट रेशो। अगर आप 10 साल पहले जनरल एनरोलमेंट रेशो देखते तो हमारे यहाँ लगभग 26% महिलाओं का GER है, जो आज बढ़कर लगभग 37-38% पे पहुंचा है। सेकंड जो इंडिकेटर है वो है मेन वर्सेस वुमेन में पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन। अगर आज आप हाईएस्ट एजुकेशन देखें PhD में 100 पुरुषों के प्रति आज महिलाएं 125 हैं, जो सबसे हाईएस्ट है इस समय अगर हम भारत की उस नंबर्स को देखें। तीसरा, जब आप वुमेन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन देखेंगे तो लगभग 45% ऑफ वुमेन आर engaged in education services in Haryana, which is also a very important data point. चौथा, हरियाणा इस समय देश का पहला राज्य ऐसा है जिसने अप्रेंटिसशिप के अंदर सभी स्टेट्स को मात दी है। हमारे यहाँ 467 पर लाख के रेशो के हिसाब से अप्रेंटिसशिप के अंदर इस समय लोग एंगेज्ड हैं। तो बहुत सारे मैट्रिक्स अगर आप उठा के देखें तो हरियाणा हर क्षेत्र में आपको शिक्षा के स्पेसिफिकली में, क्योंकि मैं शिक्षा से आ रहा हूं, आप देखेंगे हरियाणा बहुत अच्छी प्रगति इन क्षेत्रों में कर रहा है। और कल परसों जो बजट सरकार ने अनाउंस भी किया उसमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। मातृशक्ति सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्पेशल पैकेज एक अनाउंस की गई है, स्कीम अनाउंस की गई है जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बल मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, अभी समय नहीं है, परंतु बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। जी नेहरू सर, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से कामकाज जो है अब चल रहा है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है हरियाणा सरकार काम कर रही है। यशपाल सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से सर ने बताया कि अभी काम चल रहा है और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, अलग अलग पहलुओं पर काम किया जा रहा है, यशपाल सर ऐसा कौन सा सेक्टर है जो फिलहाल अननोटिस्ड है और उसमें अभी काम करना बचा है? देखिए, जब बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, तो कोरोना टाइम में स्कूली शिक्षा बहुत पिछड़ गई थी। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास तौर पे हरियाणा सरकार को। दिल्ली सरकार ने कुछ काम किया, मुझे नहीं पता, शायद अखबारों तक सीमित हो या असलियत में काम हुआ, पर हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ। अनप्लानिंग जिस तरह से स्कूल बंद कर दिए जाते थे, एक शाम को नोटिस आता था रात को 10 बजे कि कल से स्कूल बंद है। तो ये प्लानिंग के साथ अगर किया जाता, हम नहीं कहते कि सरकार गलत कर रही थी, सरकार सिचुएशन को देखते हुए बहुत कुछ अच्छा कर रही होगी, पर सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं दी हमें। जब मैं स्कूल चलाता था, बच्चों की तरफ देखता था, तो वो प्लान अनप्लान्ड होते थे। दूसरी, शिक्षा महंगी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ये बार बार हम कहते हैं, और समाज से सुनने को भी बात आती है कि स्कूल वालों ने बहुत आतंक मचा दिया कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। सरकार से कई मुद्दों पर हमने गुहार लगाई कि आप टैक्सेस कम कर दीजिए। आपने बसेज के टैक्सेस बढ़ा दिए, यानी कि बच्चों को जब आपने पैसेंजर में ला दिया तो पैसेंजर टैक्स लगने लगे अब हमारी बसेज पर, तो बच्चों को लाना और ले जाना महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल तो चलो सबके लिए बढ़ गया, उसके लिए तो बात ही नहीं करते। जब आप टैक्सेज की बात करते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स जब आपने स्कूलों के ऊपर लाद दिया तो उस तरह से फिर शिक्षा महंगी हो जाएगी। और गुड़गांव में प्रॉपर्टी की बात करें, अभी रियल स्टेट का सेशन था तो बता रहे थे कि 3 लाख रुपए गज के करीब का रेट गुड़गांव में हो गया है पोश एरिया में, और दूसरी जगह भी कम नहीं है, तकरीबन आसपास यही रेट है। जब आप स्कूल ओपनिंग की बात करते हैं और 3 लाख रुपए गज के हिसाब से जमीन खरीदते हैं तो नेचुरल सी बात है शिक्षा महंगी होगी। तो इस मुद्दे पर भी सरकार से हमने कई बार गुहार लगाई, कई बार कहा कि आप स्कूलों को सपोर्ट कीजिए, आप जमीन के उपलब्ध कराइए, बाकी चीजें हम स्वयं कर लेंगे। तो आपके पास सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स में आप पहले पिछली सरकारें देती आई थी स्कूलों को जमीन 1 रुपए गज के हिसाब से या मिनिमम चार्जेज के हिसाब से। उस तरह से अगर सरकार अब भी देना शुरू करे तो गुड़गांव में एजुकेशन सस्ती हो सकती है। फिर दूसरे कुछ स्कूल छोटे चल रहे हैं, उनको बिना मान्यता भी कह सकते हैं या टेम्परेरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कह सकते हैं। सरकार हर बार उन पर लाद देती है कि अब आप बंद होंगे, अब आप बंद होंगे। तो उन विद्यार्थियों पर जो उनमें पढ़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कम नहीं है। हम स्कूलों की संख्या बात करें, कई बार उस हम लेकिन इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है और ये मैसेज देने की भी जरूरत है कि किन स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, और अगर आप बंद कर रहे हैं तो उनकी वजह क्या है। वजह जस्टिफाइड होनी चाहिए जी। आप लाखों जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। रातों रात ये तो नहीं कह सकते कि आपके स्कूल बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो आपके पास विकल्प क्या है?
आपके पास सरकारी स्कूल हो सकते हैं विकल्प हो, पर कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में बहुत एडमिशन हुए हैं, क्योंकि जब एक ऐसी वेव चल रही थी कि प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं देनी तो लोग सरकारी स्कूल की तरफ मूव कर गए। चलो जैसा भी हो, बहुत ज्यादा एडमिशन हो गए सरकारी स्कूलों में। अब सरकारी स्कूलों से संभालना मुश्किल हो रहा है। और एक तरफ आप बात कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी रिकॉग्नाइज स्कूल है, MIS पोर्टल पे जो रिकॉग्नाइज स्कूल है, आप उनको बंद कर देंगे और आप डिसीजन भी रातों रात लेते हैं और कह देते हैं कल से ये स्कूल बंद हो जाएंगे। आप सेशन तो पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप उनको नोटिस दीजिए, पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ सिंपैथेटिकल मैटर है बच्चों के। लेकिन यशपाल जी, समस्या यहाँ भी थी, क्योंकि आप बात कर रहे थे कोरोना के समय की और फिर आप बात कर रहे थे कि बहुत कम समय, कुछ प्लानिंग वे में चीजें नहीं हुई और सारी चीजें एक स्कूल से शिफ्ट होकर ऑनलाइन शिक्षा पर हो गई। इसको लेकर हरियाणा क्या तैयार नहीं था? क्या ऑनलाइन शिक्षा की वजह से जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके अगर हम करियर की बात करें, उनके सिलेबस की बात करें, तो उसमें काफी ज्यादा हम ये देख पा रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उस तरह से हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के स्कूल्स ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्या तैयार नहीं थे? बिल्कुल तैयार थे। हम ये नहीं कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों ने तैयार नहीं किया। स्कूलों ने बहुत जल्दी में ऐप अपनी डेवलप कराई और बच्चों को उससे कनेक्ट किया और पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन। उतनी इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाई, ये बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हमने एक बात अमित शाह जी को भी लिखा था और ये कहा कि जब हम इंटरनेट से बच्चों को जोड़ रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जब इंटरनेट पे आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती है और बहुत गंदी चीजें भी देखने को मिलती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हैं या गंदी चीजों की तरफ। लेकिन जब एक बच्चा देखता है तो उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जो बुरी चीजें होती है वो ज्यादा लुभावनी होती है बच्चों के लिए। तो इंटरनेट पर जब जा रहे हैं तो आप एक निश्चित कर दीजिए कि ये चीजें बच्चों के देखने की नहीं है, ये उस पर बैन लगा दीजिए, या आप उनको जो डिवाइस उपलब्ध करा रहे हैं उस पर उस तरह की चीजें अवेलेबल ही ना हो, सिर्फ स्कूल से संबंधित चीजें ही अवेलेबल हो। ऐसे सरकार ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रॉड वे में करनी होती है, ये हमारे हाथ में चीजें नहीं होती है। तो अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट की थी पर वो हो नहीं पाई अभी तक, या हो सकता है कि चुनाव के दौरान उनको समय ना मिल पाया हो, उसके बारे में सोचे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बंद नहीं होने वाली है। अब किसी तरह भी हम ऑनलाइन बच्चों से जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये चीजें जरूरत पड़ेगी कि जब हम डिवाइसेस बच्चों को उपलब्ध करा रहे होते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे दूसरे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, सरकार भी उपलब्ध करा रही है। एक सरकार से मेरी एक शिकायत और भी बहुत ज्यादा है कि सरकार कुछ बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, EWS के बच्चे होते हैं, वो हमारे पास पढ़ने के लिए भेजती है। 10% के करीब हरियाणा में प्रोविजन है ऐसा। तो जब 10% बच्चे हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप उसको गरीब ही मानिए ना, क्योंकि गरीब बच्चे आप उनको सर्टिफिकेट देकर भेज रहे हैं गरीबी का। बिल्कुल यशपाल जी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और हम उम्मीद ये करेंगे। उनको जब बेनिफिट देने की बात आती है, उन 10% बच्चों को कोई बेनिफिट देने की बात आती है, जैसे सरकार कहती है हम लैपटॉप फ्री में देंगे, टैबलेट फ्री में देंगे, तो क्या वो 10% बच्चे डिजर्व नहीं करते जो हमारे पास पढ़ रहे हैं? क्या वो इस आधार पर छोड़ दी जाते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं देंगे, जबकि गरीबी की सर्टिफिकेट सरकार ने उपलब्ध कराई है? तो हमने बार बार इस विषय पर भी बात करने की कोशिश की कि गरीब में अंतर ना कीजिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, आप सरकारी बेनिफिट दोनों। बिल्कुल। और भी लोगों को हमें इस चर्चा में शामिल करना है। रेणु जी, आप महिला आयोग की चेयरपर्सन, आपको नियुक्त किया गया, कोई स्पेसिफिक सोच जो आप रखती हो महिला सशक्तिकरण के लिए और हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए, महिला आयोग एक ऐसा महकमा है हरियाणा में और पूरे देश में वो है नेशनल कमीशन प्लस स्टेट कमीशंस, जो महिलाओं की उत्पीड़न को, महिलाओं की आवाज़ को किसी भी तरीके से उठाना उसका सहयोग करता है। आप ये देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि मैं हरियाणा से चेयरपर्सन हूँ तो मैं हरियाणा की बात करूँगी। पिछले 7-8 वर्ष पूर्व अगर आपने देखा हो तो कई बार डाटा आपको मिलता है कि महिला उत्पीड़न बढ़ा, महिलाओं के केसेस बढ़े, परंतु अगर आप स्पेसिफिकली नोट करें तो महिलाओं के जो केसेस सामने आए वो इसलिए आए कि हमारी सरकार ने महिला थानों को स्टार्ट किया, जहां पर महिलाएं अपनी आवाज को उठा सकती थी। और महिलाएं जब कंफर्टेबल फील करने लगी कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम है, हम अपनी आवाज को यहाँ रख सकते हैं, तो महिलाओं की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी जो सालों साल से दबी हुई थी और महिलाएं अपनी बात उठा नहीं पाती थी। तो इस तरह से आयोग उनको सहयोग करता है। कई बार कोई सेटिस्फाई नहीं होता थाने की बात से, या कई बार 2 परिवारों में जो है बात बनती नहीं है, तो आयोग के पास आते हैं। हम दोनों परिवारों को बिठाकर उनकी सोल्यूशन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यदि कोई
पुलिस इंक्वायरी देनी होती है तो री इंक्वायर करते हैं, आगे कोर्ट में भेजना होता है तो उस तरीके से सहयोग करते हैं। कई लोग कोर्ट केसेस के लिए फीस नहीं भर पाते तो उनको हम कमीशन की तरफ से एडवोकेसी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि कोई भी महिला किसी भी तरह की आवाज उठाना चाहती हो, आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ, कहीं पर किसी की प्रॉब्लम कोई रुकी है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, बशर्ते वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी को नाजायज किसी के साथ करने की प्रॉब्लम ना हो, किसी के खिलाफ ऐसी शिकायत ना हो जिसको फिर हमें भी मजबूरी में उस एंगल से लेना पड़े। जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई तरह की सुविधाएं सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई हैं, तो क्या दुर्गा शक्ति ऐप से महिलाओं को किस तरह की सहूलियत मिली? देखिए, दुर्गा शक्ति ऐप एक ऐसा आपके लिए एक ऐसी मोबाइल जो है सोल्यूशन है जिसको आप तुरंत कॉल करेंगी 112 पे या 1091 पे भी और इमीडिएट हेल्प मांगेगी तो आपके शहर में हर कोने पे हर स्थान पर आपको दुर्गा ऐप कड़ी मिलेगी। 600-700 से भी अधिक दुर्गा ऐप मोबाइल वैन्स जो हैं वो हमारे हरियाणा में सरकार ने दी हैं। तो मुझे लगता है कहीं पर भी आप देखिए, पिछले दिनों में हमने हर महिलाओं के कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर इन ऐप वैन्स को खड़ा किया। इसके अतिरिक्त ऐसी ऐप्स सरकार ने दी जिनमें आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करेंगे वो हम तक पहुंचेगी। विमेन कमीशन ने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की जिसपे आप इमीडिएट अपनी शिकायत कर सकते हैं। हम लोगों ने इसी तरीके से महिलाओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, हर जगह फ्लैश होते हैं और हम अपने संपर्क सूत्र ऐसे महिलाओं को देते हैं। एक कमीशन में आने के बाद हमने एक स्टार्ट किया कि पूरे हरियाणा के जितने भी बस क्यू शेल्टर्स हैं या ऑटो स्टैंड्स हैं, हम लोग वहां पर एक होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं, उन बस क्यू शेल्टर्स पर एक बोर्ड लगाते हैं जिसपे हमारे सारे नंबर्स, सारे मैसेजेस होते हैं कि किसी भी महिला को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत इन नंबर्स पर आप संपर्क करें और आपको हम तुरंत हेल्प पहुंचाएंगे, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे मोबाइल वैन्स की हो, चाहे दुर्गा शक्ति वैन्स की हो। जी बिल्कुल। रेणु जी, एक मेरा प्रश्न राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। यूं तो कई सियासी दल जो हैं हरियाणा सरकार में वकालत करते हैं महिलाओं की भागीदारी के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें कोई भी महिलाएं जो हैं हरियाणा की बात करें तो एक बड़े पद पर विराजमान नहीं है, बड़े पद पर नहीं है। क्या आगे चलकर सीएम या डिप्टी सीएम के चुनावों में हम देख सकते हैं कि महिला की? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाओं की भागीदारी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को ये सरकार कैसे देखती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप देश से शुरू करें तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं को मौका दिया था, निर्मला सीतारमण जी को। आज वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनको ऐसा महकमा दिया उससे पूर्व जिसमें कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि एक महिला भी क्या ऐसी मंत्री हो सकती है जो खुद स्वयं फौज के रॉकेट्स में बैठ के ट्रैवल करेगी और देखेगी। तो महिलाओं को इस सरकार ने बहुत सम्मान दिया है। कदम कदम पर जहां भी महिलाओं के सहयोग के लिए आवश्यकता रही, अभी मैं बात कर रही थी अपनी फ्रेंड ऋतु से बैठे हुए कि सरकार ने बेटी पैदा होने से लेकर बेटी बचाओ कहा, उसके बाद बेटी को पढ़ाओ कहा तो उसकी भी सुविधा दी, बचाने के लिए पूरे नियम निकाले। आज आप देखेंगे 1000 पर 900 से अधिक 970 तक बेटियों की जो है रेशो चली गई। उसके बाद पढ़ाने की आप बात करें तो हर स्कूल में बेटियों को मुफ्त शिक्षा, उनके बड़े होने तक उनको शिक्षा। उसके बाद कई जगह हम देखते थे कि बेटी को कॉलेज नहीं भेजना तो उसकी कॉलेज की शिक्षा। उसके बाद कई कहते थे कि हमारी तो 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई, उनका विवाह कैसे होगा। तो उनको विवाह की चिंता भी अब नहीं करनी है। आप खुलकर बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको मजबूत करें, उनके विवाह की चिंता भी सरकार करेगी। तो इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आज तक बेटियों को सम्मान दे पाई है, उनको आगे बढ़ा पाई है। और इस सरकार में जितना बेटियों को सहयोग मिला है, मैं उसका खुद स्वयं एक उदाहरण हूं कि अगर थोड़ा सा भी मुझे दर्द कहीं से मिला तो मुझे सरकार ने उसका सहयोग दिया। तो मैं हर बेटी को कहूंगी और आप इंडिया न्यूज के माध्यम से हरियाणा के गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगी कि जहां पर भी किसी की 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटियां हैं, उनको सरकार सहयोग करेगी। कहीं पर भी बेटियों को पीछे कदम रोकने की जरूरत लेकिन नहीं है। राज नेहरू जी, एक सवाल मेरा आपसे है। सवाल ये है कि जब आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तब आपको बात इसकी भी करनी चाहिए कि रोजगार कितना महिलाओं तक पहुंच पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर हरियाणा क्या कर रहा है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में?
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने हाल ही में देखा होगा हरियाणा सरकार ने जो एक नीति बनाई, पॉलिसी बनाई 75% रिजर्वेशन फॉर हरियाणा डोमिसाइल, ये अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आज इसमें इंडस्ट्री को भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये उन जॉब्स के लिए जहाँ 50,000 रुपीज़ की एक लिमिट है, उसके नीचे के जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, और इससे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत मैसिव तरीके से हरियाणा के उद्योग के अंदर खुलेंगे। कल ही हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुना जिसमें उन्होंने कहा मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। अब इस मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम के अंतर्गत ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जिनके पास आज चैलेंज है कि वो किस तरह से एक छोटे एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हजारों महिलाएं इस एम्प्लॉयबिलिटी के स्कोप में आएंगी। एक नई स्कीम और शुरू की है जो सुषमा स्वराज अवार्ड है फॉर ऑल द सच वुमेन जो कुछ अचीवर्स हैं, उन अचीवर्स के लिए भी ऐसी कई चीजें हैं जो हरियाणा के अंदर हो रही हैं। स्किल यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है जिसमें वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी को फोकस किया जाए और उनसे रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम्स को लाया जाए जो हरियाणा और हरियाणा के बाहर के राज्यों में आज पॉपुलर हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कदम जो सरकार ने उठाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महिलाओं के सशक्तिकरण में एक उपयोगी सार्थक कदम साबित। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण में अब स्थितियां पहले से अब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हुई हैं और इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास उन महिलाओं को भी करने की जरूरत है जिनके सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। पहले आपको अपने आप में खुद सशक्त होना बहुत जरूरी है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु भाटिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज नेहरू जी, यशपाल यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए जो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण को देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।